अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। बात करें इसके संगठन की तो सदस्य संख्या देखते हैं। सबसे पहले सन 2008 से इनकी सदस्य संख्या 31 थी, जिसमें 30 न्यायाधीश हुआ करते थे, एक मुख्य न्यायाधीश। 2019 से इसमें परिवर्तन हो गया है, इनकी कुल संख्या 34 हो गई है, जिसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। नियुक्ति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था से इनकी नियुक्ति होती है। कॉलेजियम व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। उनका समूह होता है जो राष्ट्रपति को परामर्श देता है और उन्हीं के परामर्श से राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं? तो न्यायाधीशों की योग्यता में वह भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता। इसके बाद में इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, या तो वह व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या वह किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या फिर वह राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उसी व्यक्ति को जो है न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल सामान्यतः 65 वर्ष की आयु तक होता है कि 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। उससे पहले संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके इनको हटाया जा सकता है। इनके वेतन भत्ते जो हैं वो समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं और उसके अनुसार इनको जो है वेतन भत्ते, निवास स्थान, वाहन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये था जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अब इसकी शक्तियाँ देखें। शक्तियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसको 2 वर्गों में रखा गया है, जिसमें सबसे पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। कौन से? प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। इसमें केवल मात्र वे मामले आते हैं या वे विवाद आते हैं जो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं या जिनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। जिसमें भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच के विवाद आते हैं, भारत सरकार, संघीय क्षेत्र या विभिन्न राज्यों के बीच के विवाद आते हैं, या इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो संवैधानिक विषयों के संबंध में विवाद होते हैं वो विवाद आते हैं। इसके बाद में अगली जो शक्ति है वो है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। कौन सा? प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद, कौन से? मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद आते हैं, जिनको हम उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। किससे संबंधित? मौलिक अधिकारों से संबंधित जो विवाद हैं उसको हम उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। इसके बाद में अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है इनको 4 वर्गों में रखा गया है। 4 वर्गों में रखा गया है। सबसे पहले संवैधानिक। कौन से? संवैधानिक। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। क्या? उच्च न्यायालय जो है ये प्रमाणित कर दे किसी भी विवाद के संबंध में कि भाई इसमें तो संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। इसके बाद में दीवानी मामले। दीवानी मामले कौन से होते हैं? इसमें वे मामले जिनमें यह प्रमाणित हो जाए कि ये कानून व्यवस्था से संबंधित सारपूर्ण प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, तो उन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। फौजदारी मामले, इसमें उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के निर्णय को रद्द कर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो तो उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगली परिस्थिति क्या है कि उच्च न्यायालय में ने निम्न न्यायालय में चल रहे विवाद को लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो, कि निम्न न्यायालय में केस चल रहा है, वहाँ तो निर्णय हुआ भी नहीं, उससे पहले ही उच्च न्यायालय ने केस अपने यहाँ लेकर के अभियुक्त को मृत्युदंड सुना दिया हो, तो भी उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
और तीसरी परिस्थिति ये है कि यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे, ये सिद्ध कर दे कि ये मामला तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है, तो भी हम उस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में लेकर जा सकते हैं। इसके बाद में विशिष्ट में क्या है कि सैनिक न्यायालयों को छोड़ करके भारत के अन्य किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार से ये थे आपके 4 अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन कौन से? संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। इसके बाद में तीसरा है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। कौन सा? पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। यदि किसी विवाद के संबंध में कोई नवीन तथ्य प्रकाश में आए तो सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। क्या? कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया हो, लेकिन बाद में उसके संबंध में जो केस था, उस केस के संबंध में कोई भी तथ्य, कोई भी बात जो है सामने आ गई हो, तो अपने निर्णय पर दोबारा से विचार कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या? दोबारा से विचार कर सकता है। इसके बाद में अगली जो शक्ति है वो है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। क्या? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य संबंधी कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। क्या? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। कब? जब उसे ये महसूस हो कि भाई ये प्रश्न तो, ये सवाल तो, ये तथ्य तो सार्वजनिक महत्व का है। अब परामर्श देना या न देना वो जो है न्यायालय पर निर्भर करता है, और अगर परामर्श दे भी दिया जाए तो उसका मानना या न मानना वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। किस पर? राष्ट्रपति पर। इसके बाद में अगला है संवैधानिक व मौलिक अधिकारों का रक्षक। कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका रक्षक होता है। क्या? उनका रक्षक होता है। उन्हें लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, लेख जारी कर सकता। इसके अलावा संविधान का रक्षक कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल संविधान के विरुद्ध या संविधान का उल्लंघन करते हुए, उसका अतिक्रमण करते हुए कोई कानून बनाते हैं, तो ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। अवैधानिक घोषित कर सकता। अगली शक्ति है न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन। कि न्यायिक क्षेत्र का जो प्रशासन होता है, संपूर्ण प्रशासन, वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। और अंतिम है अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान भी प्रदान करता है, अर्थात इसके द्वारा दिए गए निर्णय सभी जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होंगे। तो इस तरह से ये था आपका सर्वोच्च न्यायालय, और इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है।